हे गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी अभी नोटिस आया 2-3 दिन पहले एसएससी स्टीनो का, और ग्रेड सी और डी के लिए स्टीनोग्राफर जो की पोस्ट होती है एक, है ना। और ये आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों लेवल की पोस्ट होती है। तो जो भी बच्चे ये जो आपका नोटिफिकेशन आउट है, इसमें जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। जो पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें ये जानना है कि भाई क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऐज, आपकी सैलरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या रहती है, ग्रेड सी और ग्रेड डी की एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपका सिलेबस क्या है ना? और ये सारी बात चीज़ों पे आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन्हीं पे अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको समझनी चाहिए। जो 2022 और 23 का कैलेंडर एसएससी ने लॉन्च किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपका नोटिफिकेशन आया है। कैलेंडर में जो डेट दी हुई थी स्टीनो की, वो 20 अगस्त दी हुई थी और 5 नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करने का, सॉरी 5 सितंबर तक फॉर्म फिलअप करने का आपके पास टाइम था। और जो एग्जाम डेट थी, वो अभी एग्जाम डेट अभी भी नहीं पता है, बस ये है कि नवंबर 2022 में एग्जाम शेड्यूल है। इसके बाद जो आपको 20 तारीख का जो आपका नोटिस आया है 3 दिन पहले, उसमें भी वही है कि 20 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया और 5 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग रहेगा। और 5 नवंबर तक का, सॉरी बार-बार नवंबर बोल रहा हूँ, सितंबर, 5 सितंबर तक आपके पास फॉर्म फिलिंग का डेट है। और उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल अप करना है, ठीक है? ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट स्टीनो की मिलेगी, ठीक है? तो बाकी ऐसा नहीं है कि ग्रेड सी का अलग से एग्ज़ाम होगा, ग्रेड डी का अलग से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक ही एग्ज़ाम होगा, बस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, ठीक है? तो 5 सितंबर तक का वेट मत करिए, उससे पहले ही फॉर्म फिल अप कर दीजिए। फॉर्म ऑलरेडी आपके चल रहे हैं। और अब इस पे बात करते हैं क्या-क्या चीज़ें जाननी है। तो जो एज लिमिट होती है, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ, फिर अपन रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे अदर कैटेगरीज़ की। तो यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है, और जो आप ग्रेड डी के लिए है वो 27 साल है। यानी कि जो बच्चा 30 साल के अंदर है ना? 30 साल के अंदर है, 1 जनवरी 2022 में 30 साल के अंदर अगर उसकी एज है, तो वो आपका ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है, ठीक है? और ग्रेड डी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपकी एज 27 साल से ऊपर हो गई है ना? अगर 27 साल से ऊपर है और 30 के बीच में है, तभी आप यहाँ पे केवल और केवल ग्रेड सी के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 27 साल से कम है, तो आप सी और डी दोनों के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये हो गया जनरल कैटेगरी का। एससी-एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी में 15 साल का। ईडब्ल्यूएस को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। यही सेम आपका जो यूआर कैटेगरी का है, वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी होता है। ईडब्ल्यूएस को भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे 12th पास होना चाहिए केवल, है ना? अगर आप 12th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट नहीं है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है ना? ग्रेड सी, ग्रेड डी की। तो यहाँ पे आपका 10+2 चाहिए होता है, ठीक है? 12th पास हैं तो आप दे सकते हैं। और अगर नेशनैलिटी की बात करें, तो वही है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल या भूटान होना चाहिए। या तो अगर तिबेतियन रेफ्यूजीज़ हैं, जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आकर के बस गए थे, तो वो आप होने चाहिए, ठीक है? और तो ये नेशनैलिटी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, आप सभी लोग अभी एसएससी क्या बैक टू बैक नोटिस आ रहा है, तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऑलिव बोर्ड से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एसएससी की आपकी तैयारी कराए। तो आप यहाँ पे एसएससी एलीट, जहाँ पे ऑल एसएससी एग्जाम्स के मॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो इसका आप पैकेज ले सकते हैं, एसएससी एलीट, जहाँ पे सारे जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के आपको मॉक्स मिल जाते हैं, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है? यहाँ पे 475 से ज्यादा आपको टेस्ट मिल जाते हैं। उसी तरह सुपर एलीट में सारे एसएससी एग्जाम्स के कोर्सेस साथ में आपको यही 475 यहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है? प्री और मेंस के। आप अलग अलग वैलिडिटी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 और 12 मंथ्स का। आपको कोड यूज करना है सौरभ, और यहाँ पे आपको 45% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा 25 अगस्त तक, ठीक है? तो केवल 25 अगस्त तक आपका ये सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है, ठीक है? जो कि वापस से पॉपुलर डिमांड से आपका आया है। तो आप इसका फायदा 25 अगस्त तक ले सकते हैं। फटाफट लीजिए, सारे मॉक्स ले लीजिए, ठीक है? एसएससी एलीट एक ऐसा पैकेज है, आगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सबकी तैयारी करोगे, सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे पूरे 1 साल की वैलिडिटी तक, ठीक है? तो जरूर प्रेफर करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपके दो फेज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपका फेज 1 होता है और फेज 2 होता है, एक तरह से टीयर 1 और टीयर 2 ही मान लीजिए एसएससी के टर्म में। तो इसमें आपका दो पार्ट में एग्जाम होगा। पहला पार्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल्स में पेपर होता है। जो पहला पेपर होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 50 सवाल रहेंगे, इंग्लिश के 100 सवाल रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 50 सवाल रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे मैथ्स नहीं आना है, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स जिनको नहीं पसंद है या जिनसे मैथ्स नहीं आती, जिनकी मैथ कमजोर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टीनो का एग्जाम, ठीक है। जहाँ पे आपको केवल जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़नी होती है ना। इंग्लिश के 100 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 50, रीजनिंग के 50, और सारे सवाल के नंबर एक एक नंबर के सवाल होते हैं। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, और 2 घंटे में आपको करना होता है। 0.25 मार्क्स की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखिएगा। 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, जो आपका यहाँ पे लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो वही बच्चे आगे लेवल 2 में जाते हैं, जहां पे आपका स्किल टेस्ट होता है। लेवल 2 क्या होता है? आपका स्किल टेस्ट होता है। तो पहला जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं बात कर रहा था। और अगर अब स्किल टेस्ट की बात करें तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट इन स्टीनोग्राफी, है ना। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड कमीशन विल फिक्स द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन द स्किल टेस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन कैंडिडेट, ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा कि वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या चीजों को ध्यान रखा जाता है, कितना आपका मिनिमम परसेंटेज एरर आपका चल सकता है। और जो ये स्किल टेस्ट होता है, इसमें ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। किसका होता है? जो ये आपका स्किल टेस्ट होता है, ये शॉर्ट हैंड राइटिंग का होता है, जिसे अपन स्टीनो राइटिंग कहते हैं, या शॉर्ट हैंड भी इसे कहा जाता है। इस चीज का आपका यहाँ पे टेस्ट हुआ करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपको वहां पे 10 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और वहां पे आपके सामने एक डिक्टेशन, यानी कि एक आपके सामने पैरा टाइप का रहेगा, है ना। एक डिक्टेशन रहेगा, पैरा टाइप का रहेगा। वो 10 मिनट में पैरा आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी है, ठीक है। जो स्टीनो टाइपिंग होती है ना, स्टीनोग्राफी अलग एक प्रकार की लिखने के तरीका होता है स्टीनोग्राफी, है ना। शॉर्ट हैंड टाइपिंग जिसमें कि आप कोई चीज को शॉर्ट में लिखते हो और बाद में उसको फिर से ट्रांसलेट कर लेते हो पूरा पैराग्राफ में। तो आपको एक डिक्टेशन मिलेगा, 10 मिनट में आपको उस डिक्टेशन को इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे ग्रुप सॉरी ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए आपका आना चाहिए, ठीक है। ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आपका आना चाहिए। सॉरी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। देखिए, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में ग्रेड सी के लिए, और 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए ग्रेड डी के लिए, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश चूज करो चाहे हिंदी चूज करो, आपकी स्पीड होनी चाहिए, और 10 मिनट में आपको ये डिक्टेशन पूरा करना होगा। इसके बाद जब आप ये डिक्टेशन लिख लेंगे तो उस डिक्टेशन को आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, है ना। यानी कि फिर से उसको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, मतलब जो भी आपने डिक्टेशन से स्टीनो लिखा है, शॉर्ट हैंड लिखा है, अब उसको पूरा पैराग्राफ में बदलना रहेगा। तो जो आपका ग्रेड डी के लिए है, अगर आपने इंग्लिश से वहां पे शॉर्ट हैंड किया है टाइपिंग, तो आपको 50 मिनट का समय मिलेगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। और अगर आपने ग्रेड डी के लिए हिंदी से शॉर्ट हैंड टाइपिंग किया तो 65 मिनट का आपको समय मिलेगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। उसी तरह ग्रेड सी के लिए इंग्लिश से अगर आपने स्टीनो टाइपिंग करी है, स्टीनोग्राफी अगर करी है, तो 40 मिनट आपको दिया जाएगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करके स्क्रीन में लिखने के लिए। और अगर आपका हिंदी में आपने किया तो 55 मिनट का समय उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए लिखा जाएगा, दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो भी आपने डिक्टेशन 10 मिनट में लिखा है ना, शॉर्ट हैंड में, उसी को अब आपको क्या करना है, फिर से वापस जो भी आपने लिखा हुआ है उसको आपको फिर से पैराग्राफ में बदलना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं, सारी चीजें वहां से सही है कि नहीं है ना। बस ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये स्किल टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया बस, बहुत है। और इसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है दोनों लेवल को मिला करके, है ना। अगर मैं बात करूं कि आपका सिलेबस क्या होता है, तो जो सिलेबस होता है थोड़ा अलग होता है। पहली बात, मैथ्स नहीं आती है। जनरल अवेयरनेस में वही चीज है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, है ना, करंट अफेयर्स, आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री वगैरह आता है, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जहां से जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 100, ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना, जिसे अपन पीक्यूआरएस भी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पैरा जंबल्स भी आते हैं,
सॉरी पैराजंबल्स PQRS हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आपका ग्रामर में आता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे करेक्ट करना होता है, ठीक है, ऐसे स्लैश स्लैश लगा होता है, वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जैसे आपका बाकी SSC के एग्जाम्स में आता है, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, विजुअल मेमोरी, ठीक है, और नंबर सीरीज वगैरह, डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। डिसीजन मेकिंग बस थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, बाकी लगभग सेम रीजनिंग आपकी SSC CGL CHSL CPO जैसी ही होती है ना, बस थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस कर लेना। ये लास्ट के जो है ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जनरली SSC CGL या CHSL में नहीं आया करते। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाले क्वेश्चन नहीं आया करते, है ना। तो लगभग जनरल अवेयरनेस का तो ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो आपको इसको पढ़ना ही है ना। काफी वास्ट है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही है। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं ज्यादा अच्छे से बात करूं तो जैसे ईडियम फ्रेज हो गया, 1WS हो गया, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, तो ये पूरा मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके इंग्लिश के, ठीक है। और बाकी आपका GS जितना पढ़ सको उतना कम होता है, और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस की। बाकी CHSL और CPO की भी आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका स्टीनो का पेपर 1 का सिलेबस है, जहाँ पे 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के लिए मिलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। और फिर अगर मैं बात करूं तो लास्ट में सैलरी की, कि अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी XYZ सिटी के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। जेड सिटी मतलब सबसे लो लेवल की सिटी, वाई वाली मतलब बीच वाली सिटी, एक्स वाली जो होती है, जो मतलब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, चेन्नई, इस तरह वाली सिटी जो ग्रेड A सिटी होती है, एक्स सिटी, ठीक है। तो 3 सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो होता है वो बेसिक पे भी अलग अलग, मतलब बेसिक पे, माफ करिएगा, बेसिक पे सबका सेम होता है। मेन आपका DA और HRA और जो आपका ट्रेवल अलाउंस है, ये सारी चीजें अलग अलग होती जाती हैं, ठीक है। तो इस पे जैसे बात करें तो अगर जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड C है, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो आपको सैलरी मिलती है 4200 ग्रेड पे की मिलती है। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड D है, ये 2400 ग्रेड पे सैलरी वाला आपका पोस्ट होता है। तो ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा XYZ सिटीज में। बेसिक पे 35,400, जिसमें डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 12,036 रुपए मिलेगा। तीनों सिटी में महंगाई भत्ता उतना ही मिलेगा। HRA आपका देखिए, हाउस रेंट अलाउंस सब अलग अलग हो गया, 9, 6 और 3,000। और यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस भी आपका कम हो गया। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी XYZ सिटीज में आप देख सकते हैं। और ये जो आपका पूरे गवर्नमेंट जितना भी डिडक्ट करेगी, उसके बाद इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी XYZ सिटी में, आपका जो स्टीनो ग्रेड C है उसकी, है ना। तो वो आप देख सकते हैं, 56,544 करीब आपका एक्स सिटी में, 51,558 वाई, और 48,402 रुपए के करीब जेड सिटी में मिलेगा। उसी तरह जो स्टीनोग्राफर ग्रेड D होता है, जो पे स्केल 2400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है, उसमें भी XYZ सिटी में आप देख सकते हैं 41,800, 37,700, 35,400 का आपका यहाँ पे क्या होगा, इन हैंड सैलरी आएगी। और ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी रहेगी। ग्रॉस सैलरी में कुछ गवर्नमेंट डिडक्शंस होते हैं, और इसके बाद इन हैंड सैलरी आती है। तो 25,500 आपकी ये क्या है, बेसिक पे है। उसके बाद उसमें DA जुड़ता है, HRA जुड़ता है ना, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, TA मतलब ट्रेवल अलाउंस। तो ये सारी चीजें आपकी जुड़ती हैं। तो ये आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर है। और इसके मैं बात करूं, देखिए, जो पहला फेज 1 होता है, लेवल 1 होता है, तो वो तो भैया पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर है, कि आपका 200 नंबर का जो पेपर हुआ था 200 क्वेश्चन का, वो कितना डिफिकल्ट था। उसमें लेवल 1 की कट ऑफ तो भैया उस पर डिपेंड करती है ना। लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो डिफिकल्टी पे, ये ऐसा नहीं होता कि लास्ट ईयर जितनी आई थी तो उतनी ही आएगी। डिपेंड करता है, पेपर अगर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, है ना। और अगर पेपर आपका वहां पे टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे भी चली जाएगी, है ना। तो डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपका इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ये डिपेंड करता है आपका परसेंटेज एरर पे। तो अगर मैं ग्रेड C की बात करूं, स्टीनोग्राफर ग्रेड C, तो इसमें आपको कितने परसेंट की मिस्टेक अलाउड है, यानी कि अगर आपका जो परसेंटेज मिस्टेक है स्टीनोग्राफी में, जो शॉर्ट हैंड राइटिंग होगी, उसमें आपका जो परसेंटेज एरर है वो कितने तक चल जाएगा। तो जैसे अगर मैं UR कैटेगरी की बात करूं, माफ करिएगा, यहाँ पे 5% होगा, है ना। नहीं सॉरी, सही लिखा है। अच्छा, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। ये ऊपर वाला, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, माफ करिएगा। ये वाला आपका ग्रेड C है, और ये वाला आपका ग्रेड D है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे, ये, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेड D में आपका परसेंटेज मिस्टेक है, वो UR कैटेगरी से 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसी तरह से आपका अगर मैं बात करूँ, OBC का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ST का 10%, SC का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरीज का परसेंटेज एरर
10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यूआर का 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं ग्रेड सी की बात करूँ तो यहाँ पे मिस्टेक यूआर की 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अदर कैटेगरीज की आपकी 7% से ज़्यादा यहाँ पे एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, ईडब्ल्यूएस का भी आपका सेम रहेगा यूआर कैटेगरी जैसा कि 5% से ज़्यादा एरर वहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग में 5% से ज़्यादा की अगर एरर हो गई तो फिर आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टीनो की प्रैक्टिस करें, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें तो इस बात का बहुत आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एसएससी एलीट एक ऐसा पैकेज है जहाँ पे ऑल एसएससी एग्जाम्स के आपको यहाँ पे मॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। और 400 नहीं 475 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे और लेवल इनका बहुत शानदार है। तो आप एसएससी की तैयारी करना शुरू ही कर दिए हैं तो अपनी तैयारी ऑली बोर्ड के साथ करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट डिजाइंड है और अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव कोर्सेज भी मिल जाए तो आप एसएससी सुपर एलीट का पैक ज्वाइन कर सकते हैं। 2 वैलिडिटी के साथ आपके सारे पैकेज आते हैं, वैलिडिटी 6 मंथ और 12 मंथ की। अभी आप 25 अगस्त तक अगर ज्वाइन करते हैं एलीट तो यहाँ पे आपको 45% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाता है सुपर सिलेक्शन सेल में। और यहाँ पे आप कोड अगर यूज करते हैं सौरभ कोड का यूज अगर आप करते हैं तो 45% का डिस्काउंट मिल जाता है। ऑली बोर्ड के मॉक्स लगाइए, मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे डिजाइन है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे ऑली बोर्ड के मॉक्स। तो आप सौरभ कोड का यूज करके जरूर यहाँ पे डिस्काउंट लीजिए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी और क्या आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं एसएससी स्टीनो के लिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ऑलिव बोर्ड में आपको इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है और चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।